तो हेलो सत्या। और इस बातचीत में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी हो रही है कि किसी दोस्त के साथ किसी खास मुद्दे पे, अहम मुद्दे पे बातचीत हो रही है। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। Thanks for creating this space. मैं सोच रहा था शुरुआत ऐसे करें कि, और अब तो तुमने स्पॉन्टेनियस का वादा किया है तो स्पॉन्टेनियस ही रहे। बिल्कुल तो मैं सोच रहा नहीं। था कि हम अपने आप को नहीं, एक दूसरे को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं। हम एक्चुअली एक दूसरे को इतना जानते भी नहीं है, पर तो भी हम्म, एक दूसरे के की नजर से हम एक दूसरे को कैसे देखते हैं, हम्म, खासकर इस बातचीत के संदर्भ में। हम्म, तो मैं तुमसे इंट्रोड्यूस होना चाहूंगा और मैं तुमको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। हम्म। तो शुड आई स्टार्ट या तुम करोगे स्टार्ट? You can start. I'll join in. तो मेरे लिए सत्या, तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो अपनी शुरुआत से बहुत आगे तक चल कर गए हो। और तुम्हारा जो दलित बैकग्राउंड है और तुम्हारा जो रूरल या सेमी अर्बन बैकग्राउंड है, वहां से अपने आप के साथ काम करते करते, युवाओं के साथ काम करते करते, समाज से जुड़ते जुड़ते, और मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, सेशी और दूसरे यूथ मूवमेंट्स के साथ काम करते करते तुम एक ऐसी धरोहर या ऐसी जगह पर आ गए हो जहाँ पूरे देश भर में जो युवा हैं, नॉट ओनली दलित युवा जो तुम्हें एज अ फ्रेंड, एज अ लीडर देखते हैं, बट ऑल्सो अक्रॉस द सेक्टर दोस्त हैं, अक्रॉस द सेक्टर साथी हैं। और आई वुड से तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स, तुम्हारा पर्सपेक्टिव, तुम्हें एक बहुत ही अच्छा आर्टिकुलेट और शार्प थिंकर, मुझे, मैं उसको देखता हूँ, और एक्सपीरियंस्ड, हवा में बात करने वाला नहीं, बहुत ही ग्राउंडेड व्यक्ति जिसके साथ ये चर्चा करने का मुझे मौका मिला है। तो मैं जब ये सोच रहा था कि ये चर्चा किससे करे, तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन भी तुम ही थे। और हम्म, बहुत अच्छा हुआ कि चर्चा हो गई। तो और हाँ, और हमें, मुझे अभी भी याद है सीवाईसी में हम मिले थे। और हम्म, जब तुमने शेयर किया कि सीवाईसी से कैसे हम जुड़े, तो उसको भी मैं एक्नॉलेज करना चाहता हूँ कि उस स्पेस के बहाने हम मिले। तो हम्म। मेरे लिए वो तुम हो। और हाँ। Okay. या मोरलेस हम जब आपको पहली बार मिले थे, हमको वो दिन भी याद है। इसी वाईसी की मीटिंग में ही मिले थे हम लोग। तो एक्चुअली मुझे कभी पता नहीं था कि आपसे इंटरेक्शन करूंगा मैं या कब मौका मिलेगा। इच्छा तो थी कि कभी तो मौका मिलेगा जब पूरी तरह से आपको मैं जानूंगा या आपसे बात होगी। तो मैं जितना जान पाया, अ, अ, जैसे आपने ब्लू रिबन मूवमेंट, तो मैं जनरली जो भी व्यक्ति जुड़ते हैं, मैं अपना रिसर्च करता हूँ। तो मैं खुद ब्लू रिबन के वेबसाइट पे गया, उसको अच्छे से पढ़ा। फिर मैंने अलग-अलग चीज़ों को पढ़ा। फिर मुझे लगा ये बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है इसका, पता नहीं ये कहाँ से आया होगा। लेकिन अभिषेक भाई ऐसे कभी बात होगी तो इसे पूछूँगा ज़रूर। लेकिन मूवमेंट लगा तो हमको लगा मूवमेंट है तो थोड़ा समझ लें मूवमेंट कैसा है। तो जो समझा मैंने वेबसाइट से समझा कि आपके अलग-अलग जो काम हैं, वो स्पेसेस जो आपने क्रिएट कर रखे हैं ब्लू रिबन मूवमेंट के माध्यम से, वो काफ़ी सराहनीय मुझे लगा कि एक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेस होगा। कभी मौका नहीं मिला। लेकिन दोबारा मुझे जब एक्यूमेन में मैं गया तो आयुषी से मेरी बात होने लगी। और जब मैं उसको जब उससे बातें करने लगा तो एक्यूमेन ऐसे भी डीप प्रोसेस होता है। तब मुझे बिल्कुल लगा कि यार ये मूवमेंट, मतलब अभिषेक भाई ने क्या स्पेस क्रिएट किया है कि आयुषी जैसे लोग निकल रहे हैं और उस तरह के लोग बन रहे हैं। तो मुझे लगा कि बहुत ही डीप प्रोसेस वाला चक्कर है, कुछ तो है, बहुत प्रोसेस चलता है। थैंक यू, तो थैंक लेकिन मुझे उसके बाद और ज़्यादा पुख्ता हो गया मेरा आपके काम के प्रति विश्वास जो था कि डीप प्रोसेस में इन्वॉल्व होना चाहिए। अ, और वहाँ से मैं आपको और अच्छे से जाना। और फिर आपने 1-2 बार फिर हम मिले कहीं पे, मतलब अर्जुन के साथ आपने जो असाइनमेंट किया था वहाँ मिले, वो पॉलिटिकल वाला असाइनमेंट। तो अमिताभ ने बोला कि अर्जुन कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि अच्छा ये भी करते हैं, ओके वेरी गुड। हाँ, तो फिर हाँ। मुझे उस समय लगा कि, लेकिन थोड़ा-सा मुझे उसमें थोड़ा वो लगा, मतलब क्या बोलते हैं उसको कि
डाउट भी लगा, शक भी लगा कि यार ये अर्जुन और अभिषेक को क्यों दिया असाइनमेंट। हम्म मतलब और क्योंकि मैं जो जिस तरह का रिसर्च चाहिए था पॉलिटिकल स्पेस में, तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल अपॉलिटिकल लोग हैं, मतलब दोनों ही मतलब पॉलिटिक्स से बहुत दूर दूर तक इनका नाता हम्म नहीं है, ये पॉलिटिक्स को कैसे समझेंगे, या पॉलिटिक्स हम्म में हम जो करना चाह रहे हैं उसको कैसे समझेंगे, ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में आके और ऑर्गेनाइजेशन की डीप प्रोसेस के अंदर चले जाएंगे, और जो पॉलिटिकल स्पेस है उसमें नहीं होगा। तो थोड़ा सा उसमें मुझे थोड़ा अपना वो लगा कि शायद हो सकता है अमिताभ के पास कुछ मतलब टेक्निकल डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, बहुत ज्यादा वो 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 मतलब डीप प्रोसेस वाला कुछ चाहिए होगा, इसलिए उनको बुलाया होगा। लेकिन फिर मुझे लगा चलो कोई नहीं, कभी मौका मिला तो बात करेंगे कि वो स्टडी कैसी रही, क्या हुआ, उसमें क्या निकल के आया, नहीं निकल के आया, जो भी था। तो वहां से बात हुई, फिर अ, उसके बाद से नहीं मौका मिला मिलने का। तो आज अच्छा हुआ कि आज ये स्पेस बना ताकि मैं आपको और जान सकूं, यस और डीप प्रोसेस में थोड़ा समझ सकूं। बिल्कुल। अ, बीच में एक बार सियाग भाई और तुम और मैं भी ट्राई करने वाले थे इसकी शुरुआत करने की, हाँ हाँ। कॉन्स्टिट्यूशन पे बातचीत की, बट आई थिंक वो जब फल पकता है तभी पकता है। तब हम्म। तक नहीं पकता है। तो ऐसा लग रहा है कि फल पक गया। त्याग भाई मैं ने दो प्रोसेस शुरू कराई थी एक्चुअली, एक तो आपके साथ भी था, एक मेरा विनीता के साथ भी, अच्छा, वी द वी द पीपल पीपल। करके जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ। तो विनीता के साथ एक बार मैं बैठा था, बट मुझे फिर बहुत ज्यादा नहीं लगा कि कोलैबोरेशन से कुछ आगे बढ़ पाएगा इसमें। हम्म। एक्चुअली मेरा एक शुरू से एक वो रहा है कि डीप प्रोसेस में जाना है, कि कितना जाना है कितना नहीं जाना है। डीप प्रोसेस में क्या होता है ना कि मैं जिस तरह से काम कर रहा था, तो मुझे लगता था कि डीप प्रोसेसेस में अ, बहुत सारे लोग छूट जाते हैं, मतलब हम्म आप उतनी एनर्जी लगाते हैं और सबके साथ लगा नहीं पाते हैं, इतना इमोशंस कर नहीं पाते हैं। तो आप डीप प्रोसेस बहुत मास लेवल पे नहीं कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों के साथ नहीं कर सकते हैं, बहुत सेलेक्टिव होना पड़ता है और सेलेक्टिव काम करना पड़ता है। तो और डीप प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे मैं सीवाईसी को देखता हूँ उसमें भी कि लोग छूट जाते हैं और टेक्निकल चीजें बहुत ज्यादा आ जाती हैं, और फिर उसमें इसको मर्ज कैसे करें। तो मेरा मेरा वो हमेशा से बढ़िया रहा है कि प्रश्न है। डीप प्लस मास, तो इसको दोनों का, साथ कैसे लेके जाएं? हाँ दोनों का कॉम्बिनेशन, क्योंकि बहुत सारे लोगों तक जाना है, बहुत सारे लोगों को बदलना है, बहुत सारे लोगों के साथ मिलना भी है, तो डीप प्लस मास दोनों का कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश में करता रहता है। बढ़िया बढ़िया। हम्म आई थिंक इसी को अनपैक करने में भी आनंद है, क्योंकि तुमने अब यही यहाँ पे आए हो तो यही मतलब इस मुद्दे पे आए हो तो इसी से शुरू करते हैं। आई थिंक हम्म एक ये समझ में आ रहा है कि डेप्थ में कई बार हम इसलिए भी जाते हैं क्योंकि एक सर्टेन टाइप की गति भी मिलती है, क्योंकि होमोजिनिटी हो जाती है। हम्म डेप्थ, होमोजिनिटी, स्पीड और स्मॉल, वो मुझे सब साथ में लगते हैं। कि एक छोटा हम्म ग्रुप जो से मान लो इंटेलेक्चुअल ग्रुप है, होमोजीनियस है, सब बुद्धिजीवी लोग जो बुद्धि विलास वाणी विलास कर रहे हैं, वो साथ हम्म में मिलके बहुत आगे तक पहुंच जाते, पर अकेले रह जाते, कोई साथ में आया ही हम्म नहीं। इतने दूर हम्म पहुंच गए लेकिन कोई साथ में था ही नहीं। पर वो हम्म गति की जरूरत थी, वो होमोजिनिटी चाहिए थी। और जैसे ही हम व्यापक होने की कोशिश करते हैं, या मैं मुझे ये समझ में आया कि फिर उसकी गति एक अलग धीमी गति है, क्योंकि जितना हम्म हम लोगों को साथ में चल के लेना चाहते हैं, जितनी डाइवर्सिटी के साथ काम करना चाहते हैं, उसमें एटलीस्ट इनिशियली शुरुआत हम्म में वो बहुत संभल कर एक एक कदम लेकर चलना है, क्योंकि एक एक गैप, एक एक फासला ब्रिज कर रहे हैं हम। हम्म और जितना डाइवर्स जाते हैं उतना इंक्लूजन बढ़ता है और स्पीड जो है वो थोड़ी स्लो हो जाती है। और मैं शहर में जन्मा हुआ व्यक्ति, और वो भी मुंबई में, तो हम्म मुझे स्पीड से बहुत लगाव था, और शायद अभी भी है, पर वो लगाव कम हुआ है। मगर हम्म जो मुंबई की गति है वो मेरे रग रग में है, क्योंकि मैं बचपन से यही जन्मा भी यही हूँ और जिया भी यही हूँ। हम्म तो ये भी समझ में आया कि इस गति, और ये जो गति है शहरी गति, जब मैंने नवेंदु और दूसरे लोगों से जब कनेक्शन करना शुरू किया तो रियलाइज हुआ कि ये अलग अलग गतियों पे गतिविधि चलती है, लाइक अलग अलग हम्म स्पीड्स पे चीजें चलती है। और आई थिंक वो समझने में भी बहुत वक्त लगा। हम्म
और ये भी समझ में आया कि अगर व्यापक होना है, मास होना है, तो केवल डेप्थ इनफ नहीं है। कुछ लोग डेप्थ में जाके कुछ लेके आए, लेकिन उसका फिर प्रसारण करना भी उतना ही आवश्यक है कि हमें ये समझ में आया है, और एक महासत्य बनाने का जो काम है, कुछ लोग मिलके सत्य की शोध करें, पर फिर वो लेकर समाज के पास लाएं और उससे एक महासत्य बने। मेरे हिसाब से वो प्रक्रिया एज अ साइकिल चले और फिर उसी रॉ मटेरियल को लेके वापस गहराई में जाए, तो ये समझ में आ रहा है। और इसकी जरूरत भी लग रही है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डेप्थ प्रोसेस ज्यादा कर चुका हूँ। अब धीरे धीरे मास प्रोसेस से जुड़ने की इच्छा और डायरेक्शन हो रहा है। और ये सब समझने में भी आई थिंक एज अ, और आई थिंक ये हमारे मुद्दे से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि एज अ प्रिविलेज्ड पर्सन, जो मैं अपने प्रिविलेजेस हमेशा हाई ही बैम करके मैंने एक शॉर्टकट बनाया है। हाई मतलब HI मतलब हिंदू, HE मतलब हेट्रोसेक्सुअल, B मतलब ब्राह्मण, A मतलब अडल्ट, M मतलब मेल और मिडिल क्लास। तो ये सब प्रिविलेज भर के जब मिल जाता है, और एजुकेटेड भी मैं, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री को भी प्रिविलेज, मतलब तो ऐसे भर भर के प्रिविलेजेस हैं। तो जब ऐसे प्रिविलेजेस होते हैं तो फिर लगता है यार जरूरत क्या है, वो भी आता है। व्यापक होने की क्या जरूरत है, मेरी तो जिंदगी ठीक ही चल रही है। तो आई थिंक वो भी एक जर्नी रही है मेरे लिए। और ये बातचीत भी मेरे ख्याल से उसी तरह के डायरेक्शन में है कि काम कैसे व्यापक हो, काम कैसे दूसरों के साथ जुड़े, केवल अपने जैसे लोगों के साथ नहीं, पर कैसे हम कनेक्शंस बनाए। तो आई थिंक उस स्पेस से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। पर मैं क्यूरियस हूँ तुम्हारे बारे में भी कि ये जो बातचीत है, इसमें तुम किस इंटेंशन से आ रहे हो, और तुमको क्या ला रहा है इस बातचीत में, और किन मुद्दों पे तुम बातचीत करना चाहोगे। क्योंकि ऑल्सो मैं एक छोटी सी चीज शेयर करना चाहता हूँ कि अनकॉन्शियसली, क्योंकि प्रिविलेज बैकग्राउंड से हूँ, तो इतनी आदत हो जाती है कि एजेंडा सेट करेंगे, इतनी आदत हो जाती है कि तरीके सेट करेंगे। बहुत अनकॉन्शियस है, जानबूझ के नहीं है, क्योंकि बचपन से वही किया है। बचपन से हेड बॉय, प्रीफेक्ट, लीडर, तो वो आदत समझ पाना, वो भी मुझे वक्त लगा। तो मैं इसीलिए जो मुद्दे हैं वो भी जॉइंटली क्रिएट करना, जॉइंटली समझना, और उसकी पहल तुम करो और मैं उसके साथ जुड़ू, आई थिंक वो एक साझेदारी बने। तो हाँ, तो दो प्रश्न है, एक तो तुम्हें इस बातचीत में क्या लेकर आ रहा है, और किन मुद्दों पे, खासकर गिवन कि मैं एक ब्राह्मण बैकग्राउंड से हूँ, तुम एक दलित बैकग्राउंड से हो, किन मुद्दों पे हम बात करें। तो जैसा मैंने बताया कि डायलॉग, मतलब आपने जब ऑफर किया था, तब से मैं सोच रहा था कि आखिर एजेंडा क्या हो सकता है। तो पहले तो ये मैं बहुत ही ओपन माइंड से ये सोचा कि डायलॉग्स तो हो, मुझे कोई एजेंडा समझ में नहीं आया, कि मुझे लगा कि कोई एजेंडा शायद बन जाए या कुछ हो जाए। लेकिन मेरे को एक चीज़ हमेशा से फील होता है, और मैं ये करता हूँ कि मुझे जो दूसरी दुनिया है, लोगों की जो दूसरी दुनिया है, उसमें हमेशा से इंटरेस्ट रहा है। और खास करके जब मैं ये सोशल इंक्लूजन की बात कर रहा हूँ, तो मेरा एक दिमाग में ये चलता रहता है कि देयर इज अ लॉट टू पिक अप, lot to learn from others, and if I don't know the other world, I will not be able to pick up. So for me it's like, let's know Abhishek and work and his whole ecosystem, how things are going on. वो जब बोलेंगे, बातें होंगी, तो चीजें समझ में आएंगी कि अच्छा ठीक है, उनका इकोसिस्टम ऐसे है, उस इकोसिस्टम में ऐसे काम होता है। हो सकता है कि बहुत सारी चीजें पिक करूं। तो मेरे को सिर्फ यही क्यूरियोसिटी है कि कि जो भी बातचीत से निकल के आएगी, हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ मेरे को नया सीखने को मिल जाएगा, मैं पिक कर लूंगा उसमें से। तो एक तो वो, मैं उस माइंडसेट से आया हूँ। नाइस नाइस। दूसरा जो माइंडसेट है मेरा ये कि शायद मेरी दुनिया में भी बहुत कुछ है जो मैं बता सकता हूँ या मैं शेयर कर सकता हूँ। लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं क्यों शेयर करूं, मतलब इसका पर्पस क्या हो सकता है। हमेशा ऐसा लगता है, जैसे मैं मान लीजिए कि अब जैसे जहां भी मैं जाता हूँ, डेफिनेटली बिकॉज ऑफ माय जर्नी, पीपल वुड लाइक टू हियर द जर्नी, पीपल वुड लाइक टू नो द जर्नी। और मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन लेकिन बहुत लेट से बताता हूँ, जब तक मुझे समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली इसका कुछ होगा और इससे कुछ होगा। क्योंकि अगर अगर मैं अपनी, जैसे मेरी, अगर मेरी मतलब गांव से आया हूँ मैं,
छोटे से गांव से 14 घरों की हमारी बस्ती थी। उस बस्ती से निकला और मैं उसको बोलता हूँ कि मतलब वहां से जेनेवा तक पहुंचा। तो हम्म। तो मतलब यहाँ से वहां तक का सफर इतना आसान नहीं रहा है। बिल्कुल। तो मैं ये बताता हूँ, तो मैं जब दो तरह के चीजें ओपन करता हूँ। एक तो कि अगर अगर वो दलित कम्युनिटी से या मार्जिनलाइज कम्युनिटी से आते हैं तो मैं डेफिनेटली बताता हूँ, हम्म। क्योंकि और मैं अपफ्रंट होके बताता हूँ, बहुत एंथुजियास्टिकली बताता हूँ, क्योंकि वो सेट करता है एक तरह से उस व्यक्ति के लिए जीवन जीने की कला सीख जाते हैं। और वो हम्म। कला सिखाना मेरा काम है। तो मेरे लाइफ से अगर कुछ कला जाती है तो मैं डेफिनेटली शेयर करता हूँ, उसमें मुझे कोई हेजिटेशन नहीं हम्म। होती। हम्म। लेकिन अब कोई स्पेस में अचानक से सब लोग बैठे हुए हैं प्रिविलेज, या सब लोग अलग से, उनको मेरी लाइफ से क्या मतलब हो सकता है, मतलब मेरी जर्नी कैसी रही है, तो वो ना उससे सीख, वो उससे हम्म। मोटिवेट भी नहीं होने वाले हैं। उनको हम्म। हो सकता है कि वो मुझे और पिटी तरीके से देखें, या हो सकता है कि वो ये हम्म। कहें कि बड़ा एक्सक्लूसिव अनुभव है, रहने दो कोई बात नहीं, सुन लिया लेकिन कोई मतलब नहीं है। तो फिर वहां पे मैं हिचकता हूँ थोड़ा सा अपनी बातों को हम्म। बताने में, शेयर करने में, कि कितना ओपन होना है। तो वो मैं अवॉइड करता हूँ। और कोई और बोलता है तो मैं बोलता हूँ थोड़ा छोटा ही रखिए, इंट्रोडक्शन अच्छा रहेगा, बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये एक है। तो आई थिंक हम किस पे बात करेंगे क्या, वो डिपेंड करेगा कि हम जाना कहाँ चाहते हैं। कहीं कहीं हमको हम्म। लगता है कि एक बार हम उसको उस दूरी को देख लें, वेग ही हम्म। सही देखें, मतलब थोड़ा क्लियर भी ना हो, हम्म। लेकिन क्यों कर रहे हैं, जाना चाहते हैं तो क्यों जाना चाहते हैं, कहाँ पहुंचना है हम लोगों को इस डायलॉग से, तब एजेंडा बन जाए। बिल्कुल। हाँ। तो मेरे दो तीन ख्याल थे जो मैं ऐड शेयर करना चाहूंगा। एक तो मुझे लगता है कि जो प्रिविलेज्ड का अनुभव है वो मार्जिनलाइज्ड को, और मार्जिनलाइज्ड का अनुभव प्रिविलेज्ड को पूरी तरह अवेलेबल नहीं है ना। जब हम्म। जब बात होती है तो सरप्राइज फील होता है। और शायद एक तरह से ज्यादा है कि प्रिविलेज को मार्जिनलाइज का अनुभव कम अवेलेबल है, मार्जिनलाइज को प्रिविलेज का शायद ज्यादा है, पता नहीं, मतलब मुझे वो भी नहीं पता है, मुझे उसका भी अनुभव नहीं है। तो एक तो मुझे लग रहा है वो भाग है। दूसरा भाग है कि दर्द जो है हिस्टोरिकल इनजस्टिस से भी, प्रेजेंट इनजस्टिस से भी, और पता नहीं उस दर्द का कुछ हो सकता है कि नहीं, कम से कम उस दर्द की बात कर पाना और उस दर्द को रख पाना, अगर है वो दर्द तो, या तुम और मैं तो इनफैक्ट अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भी नहीं है अपने कॉन्स्टिट्युएंसीज के, एक तरह से हमारी हम्म। कॉन्स्टिट्युएंसीज हमसे बहुत अलग हैं, मगर फिर भी क्योंकि उन कॉन्स्टिट्युएंसीज से आ रहे हैं, तो आई थिंक टू फॉर मी टू लिसन मेनली दैट, तो आई थिंक वो हम्म। है। और तीसरा देयरफॉर मुझे लग रहा है कि एक फॉरवर्ड विजन फॉर इंडिया जो है, हम्म। उसमें किस तरह का तालमेल हो, या जो हमारे प्रीवियस विजन्स भी हमें मिले हैं, बाबा साहेब का विजन है, टैगोर का विजन है, गांधी का विजन है, औरबिंदो का विजन है, तो ऐसे मल्टीपल विजन्स हैं इंडिया हम्म। के बारे में भी। तो हम जब नया एक विजनिंग कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि किस तरह के रिश्ते हों, किस तरह का कनेक्शन, और उसमें कई सारे मुद्दे हैं ना, मतलब छोटे छोटे मुद्दे बहुत सारे हैं, तो मे भी उन हम्म। मुद्दों पे चर्चा, तो मुझे तो लग रहा है कि काफी सारी बातचीत करने की संभावनाएं लग रही है। हम्म। और आई थिंक मेरे लिए पहला मुद्दा मैं कूद सकता हूँ ना, मतलब जो मुद्दा आ रहा है हाँ उससे बिल्कुल। शुरू। आई थिंक मेरे लिए एक्सक्लूजन का मुद्दा जो है, आई मीन ये तो जरा भी उसमें डाउट नहीं है कि प्रिविलेज लोग मार्जिनलाइज लोग को एक्सक्लूड करते हैं। और मैं एक रिवर्स भी शायद पूछना चाहूंगा कि क्या ये भी सच है कि मार्जिनलाइज लोग प्रिविलेज लोगों को शक की निगाह से देख के उनके उनकी बातचीतों में नहीं आने देते, क्योंकि शायद, ऐसा मैं पूछ रहा हूँ ऐसा है कि नहीं, हम्म। क्योंकि शायद उसका शक है, या शायद लाइक ये तो प्रिविलेज वाला है, ये न समझेगा नहीं, या समझेगा तो भी गलत ले लेगा, फायदा उठाएगा। तो पता हम्म। नहीं, मैं कई बार ये सोचता हूँ कि हम इंक्लूजन की जब बात करते हैं तो क्या, जब तक, हाँ मतलब क्या एज अ प्रिविलेज्ड पर्सन मैं हम्म। इन स्पेसेस में इंक्लूड हो भी पाऊंगा, या रिजेक्ट हो जाऊंगा क्योंकि तुम नहीं समझोगे, तुम प्रिविलेज हो, या ये जगह तुम्हारी नहीं है, विच इज ऑल्सो फाइन, हर जगह इंक्लूड होने की आवश्यकता भी नहीं है। मगर आई हम्म। थिंक दोनों, आई थिंक एक्सक्लूजन के दोनों पहलू जो हैं, हम्म। एक जो बहुत ही विजिबल और ऑब्वियस है
बट मुझे लग रहा है मेरे एंड से मैं कई बार वो वंडर करता हूँ कि क्या वो आपने एक्सपीरियंस किया है कि लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है इन चीजों में जो प्रिविलेज्ड हैं, या आप उनको इंक्लूड करना नहीं प्रेफर करते कि डाउट है, पता नहीं, मतलब आप किस तरह देखते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन हम्म, ऑफ। और हम लोग ऑफ कोर्स ये बाइनरी बहुत ही लिमिटिंग है बट फिलहाल के लिए यूज कर लेते हैं हम्म, प्रिविलेज्ड और हम्म। मार्जिनलाइज्ड। तो तुम इंक्लूजन को किस तरह से देखते हो ऑफ द प्रिविलेज्ड इन योर कॉन्वर्जेशंस, किस टर्म्स पे इंक्लूड करना सोचोगे? और हाँ। हम्म। देखिए, जहाँ तक प्रिविलेजेस की बात है, ये बात तो मतलब मार्जिनलाइज कम्युनिटी, ऐसा नहीं है कि मार्जिनलाइज कम्युनिटी में प्रिविलेजेस नहीं है। पहली बात तो ये है, मतलब हम्म। अगर मैं अपनी सही से प्रिविलेज एनालिसिस करना शुरू करूं, तो मुझे भी दिखेगा कि हाँ ठीक है, मैं एक अपने घर का मतलब एक मेल पर्सन हूँ, ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर हूँ, बहुत सारी चीजें आती हैं, तो हमारी प्रिविलेजेस भी होती हैं। लेकिन बात ये होती है कि मार्जिनलाइजेशन का जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो इतना बड़ा होता है, हम्म। और वो इतना डोमिनेंट होता है कि और वो दिखता भी है, आप अपने में चाहे बाहर भी कहीं भी दिखता है, तो वो उसमें फिर ये छोटी छोटी प्रिविलेजेस छूट जाती हैं। मतलब पता नहीं चलता है कि ये प्रिविलेज का हम्म। कुछ हम्म। कुछ कर भी पाएंगे क्या, मतलब इसका इस ये बहुत ज्यादा काम नहीं करेगा। मतलब ये मैं अगर अपना जैसे मैं एग्जांपल पे देता हूँ कि जैसे जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी होती है उसके अंदर अ, एक एक एसर्शन, जो एक एसर्शन का जो भाव होता है ना, कि मुझे इस सिस्टम से निकलना है या इस सिस्टम से बाहर जाना है या नया सिस्टम बनाना है, वो बहुत नेचुरली अंदर होता है। हम्म। आपको हम्म। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता सकता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आप जितने देख लीजिए स्ट्रीट चिल्ड्रन वगैरह होते हैं जो बाहर घर छोड़ के भाग जाते हैं, कुछ कर जाते हैं, ये सब किसी शौक से नहीं, एक्चुअली एसर्शन का एटीट्यूड इतनी जल्दी आ जाता है उनके अंदर कि वो फैमिली सिस्टम से भाग जाना चाहते हैं, वो अपने गांव से भाग जाना चाहते हैं, अपने घर से भाग जाना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं पता नहीं होता, इसलिए स्ट्रीट चिल्ड्रन बन जाते हैं या हम्म। घर हम्म। हो जाते हैं या कुछ हो जाते हैं। लेकिन वो जो लिबरेशन जो होता है ना, कि मुझे लिबरेट होना है, जल्दी लिबरेट होना है, तो हर स्पेस में ये तलाश करते हैं वो कि इस स्पेस में मेरा लिबरेशन है कि नहीं। हम्म। तो हम्म। पहला लुकआउट जो करते हैं वो ये देखते हैं कि स्पेस में जाऊंगा, इस व्यक्ति के पास जाऊंगा या इस सिस्टम में जाऊंगा, तो यहाँ लिबरेशन का कितना स्कोप है, कितना जब मैं लिबरेट कर पाऊंगा। लिबरेशन की मीनिंग अलग अलग हो सकती है सबके लिए। तो जैसे अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए कि मैं बात करूं कि आपसे मैं बात करने आया हूं, तो मेरे लिए लिबरेशन का मीनिंग है कि आपके साथ, मेरे लिए लिबरेशन का मीनिंग होगा कि मैं मैं वो वो सारी मार्जिनलाइजेशन आपको बता सकूं कॉन्फिडेंटली, ओपनली बता सकूं, और आप उसको अ, मुझे विक्टिम न बनाए, बशर्ते उसको आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में उसको ले जाने के लिए एफर्ट करें। तो जैसे अगर मुझे ऐसा फील हो जाएगा कि मैं यहाँ पे विक्टिम बन रहा हूँ और मुझे हम्म। लोग विक्टिम की तरह ट्रीट करने वाले हैं मेरी स्टोरी के माध्यम से या मेरी कहानी के माध्यम से, तो मैं वहाँ पे रुक जाऊंगा। मेरा हम्म। मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो पहला फीलिंग ये होती है कि विक्टिम तो नहीं बनना है, विक्टिम नहीं होना चाहिए। और वो मैं दूसरों को देख करके उनकी बातों से ये मैं चेक करता हूँ, मेरे अंदर ये इवेल्युएशन चलता है। हम्म। ठीक है, तो हम्म। शक तो नहीं, मैं इवेल्युएशन करता हूँ जनरली कि ये कितना मुझे लिबरेट कर पाएंगे या कितना पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा पाएंगे, उस हम्म। तरह से। हम्म। हम्म। अगर मैं दूसरों की भी बात करूं, तो ज्यादातर मार्जिनलाइज कम्युनिटी जब इस तरह के स्पेस में आती है, तो डेफिनेटली शक से देखती है। पहला पहला डाउट यही रहता है कि एक तो कि आप मतलब प्रिविलेज ग्रुप में जैसे जाएंगे, पहले ही पता चलता है कि ये प्रिविलेज ग्रुप है, वो दिमाग में सेट हो जाता है कि भाई ये तो प्रिविलेज है। तो कोई कैसे कोई देख के, करना, जस्ट चाल ढाल, हाँ, तौर तरीके देखकर? चाल ढाल, बात बोली, शब्द व्यवहार, ये सब चीजों से पता चल जाता है कि यहाँ पे प्रिविलेज का चक्कर है। अब प्रिविलेज के चक्कर में मैं अपने आप को लोकेट करूंगा, तो दो तरीके से लोकेट कर सकता हूँ। या तो मैं सबको शक की नजर से देखूंगा,
जहाँ जितने लोग बैठे रहेंगे जब तक, उनको शक से देखता रहूंगा, या फिर मैं असर्ट करूंगा वहीं पे जाकर। मतलब अगर मैं असर्टिव हूँ तो मैं दूसरों को, मैं मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि कुछ भी, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपको डिमीन करना चाहता हूँ या कुछ करना चाहता हूँ, वो मेरा असर्शन है उस प्रिविलेज के खिलाफ। तो क्या आप सुनने के लिए रेडी हैं क्या? सवाल ये है। अगर सुनने के लिए रेडी होंगे तो मैं और ज्यादा असर्ट करूंगा, जितना ज्यादा सुनेंगे उतना ज्यादा मैं असर्ट करूंगा। और मेरे हर पॉइंट पे असर्शन में आपको हो सकता है कि दुख लगे या टेंशन हो, लेकिन लेकिन वो स्पेस, वो वो फीलिंग आपके अंदर नहीं आनी चाहिए कि मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, मैं गुस्सा हो गया, मैं ये हो गया। तो आप कितना ओपन है, ये बहुत जरूरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा, ये सब घटती रहती है। याद है मेरे को, सीवाईसी का कॉमन स्पेस, अगेन मैं बात करूं, जब हमने ये जागरिक शुरू किया था, तो जागरिक का एक किट बना था, मोटा सा किट। और वहां पे हम लोग कुछ सोशल इंक्लूजन का बात कर रहे थे, और ग्रुप था हमारा 60 लोगों का, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था जिसमें मैं अकेला दलित पर्सन था। और वहाँ कुछ तो अ, जाति को लेकर कुछ बात, रिजर्वेशन या जाति को लेकर कुछ बात शुरू हुई, और मैंने वहाँ पे, मैं रुका नहीं, मैंने असर्ट कर दिया, वहाँ पे कुछ बोला। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्या शब्द बोला था। मैंने ये बोला कि नो, इट शुड बी लाइक दिस, इट शुड बी, कुछ तो बोला मैंने, पूरे ग्रुप को अपोज किया। वहां पे क्या हुआ कि कुछ लोग बाहर आए, एक दो लोग अपने पॉइंट्स ऑफ कंसर्न को रखने के लिए, लेकिन चेंज नहीं हुए। मतलब चेंज नहीं हुए मतलब वो उसी उसी विचार में रहे। और बाकी सारे लोग, मतलब 55 लोग चुप रहे, कोई कुछ नहीं बोला उस ग्रुप। तो और मैं ही बोलता रहा कुछ, एक दो दिन तक मैं बोलता रहा कि कोई तो बोलो यार, कोई बोल ही नहीं रहा था। तो मैं बोला लगता है ये ग्रुप नहीं सुनेगा मेरी बात, तो मैं वहां से फिर एग्जिट हुआ, मैंने बंद कर दिया उस पर बात करना। और फिर मैंने दूसरा हाईलाइट, जो जागरी की किट बन के आई थी, उस पूरे किट में कहीं भी कास्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था, जबकि आप संविधान की बात कर रहे हैं और संवैधानिक मूल्यों पे बनाने की बात करें। पूरे किट में मैंने पढ़ा, मैं पढ़ता हूँ तो दिखता है, तो मैंने कहा जेंडर है, ये है, वो है, सब कुछ, ये कास्ट शब्द इसमें डालने, किसने बनाया है डॉक्यूमेंट? मैंने ये बात अर्जुन को या अशरफ को किसी को नहीं बताई, शायद कनिका को बताया था, किसी को तो बताया। मैंने बोला कि आप मेरे पास आए हो कि जागरिक का प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर लो, और आपने इतने भी मतलब नहीं सोचा कि कम से कम मेरे वाले डॉक्यूमेंट में तो लिख देते कि मैं उस पे काम करता हूँ। क्योंकि रिकॉग्निशन तो होता है कि चलो चलो संविधान मूल्यों पे काम करें, तो सभी लोगों को ले रहे हैं। आई थिंक आई पॉइंटेड आउट टू अशरफ ऑल्सो समथिंग, and then I think it got changed. After that they added it and then they worked on it. But that's something which reminded me that कि बड़ा मुश्किल है यहाँ पे उसको डालना, ये मानेंगे नहीं। और वो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम स्ट्रेंथन होता चला गया, क्योंकि आप ये कि हम जाति में विश्वास नहीं करते, आप उस पे काम नहीं कर सकते। पहली बात तो यही है। मतलब अगर घर में या कहीं भी कोई बात हो, कोई बीमारी होती है, तो उस बीमारी पे बात करनी पड़ती है। कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उस कॉन्फ्लिक्ट पे बात करनी है, वो डाइनिंग टेबल पे आ जाएगा, सबके घरों में डाइनिंग टेबल पे डिस्कस करने लगेंगे, जैसे पेट्रियार्की करते हैं, बाकी चीजें करते हैं, तो वो अपने आप वो प्रॉब्लम दूर होता चला जाए। लेकिन वो डाइनिंग टेबल पे आ नहीं पाता है, वो बाहर ही रह जाता है। जरूरत के हिसाब से उसको उसको डिस्कशन में लाया जाता है। मैं कहता हूँ क्यों जरूरत के हिसाब से? वी ऑल नो दैट वी आर अ पेट्रियार्कल कास्टिस्ट सोसाइटी, लेट्स एक्सेप्ट इट। वी आर होमोफोबिक, वी आर बहुत हमारे अंदर, हम लोग हैं। मतलब आप मान लोगे तो उस पर बात करने लगोगे, जब बात करने लगोगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा लाइफ के लिए, फिर वो हर्ट नहीं करेगा। अगर मान लीजिए कि पति पत्नी बात कर रहे हैं, या दो मेन वुमेन बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली पत्नी कुछ बोलती है जो मेरे पेट्रियार्की के अगेंस्ट जाता है, तो मुझे गुस्सा आता है, मुझे एजिटेशन आता है। लेकिन बहुत ज्यादा बात करेंगे उस पर, तो फिर मुझे रिफ्लेक्शन आएगा कि यार ये ठीक ही बोल रही है। मतलब मैं ऐसा हूँ लगता है, मुझे
ठीक हो जाना चाहेगा, तो मैं अपना बिहेवियर में उसको लाने की कोशिश करूंगा। लेकिन कभी बात ही नहीं करेंगे, कभी कभी करेंगे तो एजिटेशन पे ही रह जाएगा जीवन। हम्म। तो एजिटेशन दोनों साइड है, मतलब हम्म मार्जिनलाइज में एजिटेशन है, और जो नॉन मार्जिनलाइज्ड है उसके अंदर भी एजिटेशन है कि मेरे खिलाफ ना हो जाए, मैं मेरे खिलाफ हम्म कोई कैसे बोल सकता है। तो ये दोनों तरफ की एजिटेशन उधर बचाने की है। नॉन मार्जिनलाइज को लगता है कि मैं अपने आप को सेव करूं, ज्यादा नहीं सुनूं, ज्यादा नहीं बोलूं, मेरे हम्म विचार बदल जाएंगे या मेरे कुछ भी हो जाएगा। और हम्म मार्जिनलाइज को लगता है कि मैं बदल के रहूंगा चाहे जो हो जाए। हम्म। तो वो उस तरह से है। तो आई नाइस। थिंक आपने सही बोला कि शक, इवैल्यूएशन, काम को लेकर के अप्रोच, इन सब चीजों पे काफी काफी सोच के बहुत सोचना पड़ता है। मार्जिनलाइज हम्म। पर्सन को एंगेज होने के लिए काफी मेहनत करना पड़ता है, और वो मेहनत सब लोग नहीं कर पाते हैं, ये भी एक सच्चाई है। और तो मेहनत नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो दूरी बनी रहती है। मेहनत तो हम्म। करना पड़ेगा, तो वो दूरी बनी रह जाती है। आई थिंक बहुत खूबसूरत तरीके से रखा सत्या। हम्म। आई थिंक प्रिविलेज्ड के स्पेस से मैं ये भी कह सकता हूँ कि कंफ्यूजन रहता है। हम्म। और कंफ्यूजन इस प्रकार का है, जैसा कि तुमने कहा कि हम्म। एक साइड पे इक्वल की तरह भी ट्रीट करना है क्योंकि बराबरी का रिश्ता है ना, इन्फेंटलाइज नहीं करना है, हम्म। पेट्रनाइज नहीं करना है, विक्टिम नहीं करना है। एट द सेम टाइम ये भी दिखता है कि किन तरह के बैरियर्स को क्रॉस किया है उस व्यक्ति ने, और वो बैरियर्स हिस्टोरिकल, उसका एक हिस्टोरिकल बेसिस भी है, और वो असली बैरियर्स है, वो हवा में नहीं है, इमेजिनरी बैरियर्स नहीं है ना। तो आई थिंक वो जो नुआंस्ड, और प्लस आई वुड से बहुत सारे रीजंस है कि प्रिविलेज एंड से डायलॉग नहीं होता एक तो, और मैं अपने खुद के अनुभव में कह सकता हूँ कि मेरे लिए तो मेरे ग्रेजुएशन तक तो कास्ट मेरे लिए इनविजिबल टॉपिक ही था, क्योंकि मैं सिर्फ मिडिल क्लास और काइंड ऑफ अपर कास्ट जोन में ही रहा। पहली बार जब मैनेजमेंट एमबीए करने गया तब पता चला कि भाई इतना सारा डायनामिक है जो मुझे पता ही नहीं है, और हम्म। आंखें पहली बार तो खुलना शुरू हुई कि ये हो रहा है। तो आई थिंक ज्यादातर लोगों को वो पता भी नहीं है जो प्रिविलेज्ड होते हैं कि वो कास्ट, अगर तुम्हें कास्ट नहीं दिख रही है मतलब तुम प्रिविलेज्ड हो, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वो हम्म। तुम्हारे फेवर में है। फिर दूसरा है कि डायलॉग करने के तरीके, जो डर तुमने कहा कि अगर मैं डायलॉग खोलूंगा और अचानक आ गया अटैक, असर्शन हो गया, उस असर्शन को अटैक की तरह देखना, या ये डर के मेरा माइंड चेंज हो जाए, या मैं स्पेस क्यों खोलूं, मेरी हम्म। जरूरत है क्या, तो आई थिंक वो हो जाता है। और उसके बाद एक लेयर होता है कि दोस्त जिनसे प्यार हो, जिन पे भरोसा हो, जिनसे ये हम्म। बातचीत हो पाए इन अ सेफ स्पेस, आई थिंक वो भी लोगों को कमी है। मतलब हम लोग प्रिविलेज्ड हैं उस हद तक के हमारे पास एक हम्म। दूसरे का एक एक्सेस है, ट्रस्ट है, कनेक्शन है। तो आई वुड से कि बहुत सारे बैरियर्स, और ये बात इतनी जरूरी भी है, बहुत सारे बैरियर्स को क्रॉस करके ही ये बात फाइनली हो पाती है। और तब तक एटलीस्ट प्रिविलेज लोग प्रिटेंड करते हैं, प्रिटेंड या ऐसे ही, या तो पता नहीं होता है, सचमुच प्रिटेंड करते हैं कि कास्ट तो मतलब है ही नहीं, या नहीं है मतलब क्यों, आई मीन। सो सो आई थिंक काफी मुश्किल है ये डायलॉगिंग, और आई एम ग्लैड कि हम लोग ये डायलॉगिंग कर पा रहे हैं। और कई हम्म। बार वो जो सही स्पेस जो तुमने बताया कि विक्टिम भी मत बनाओ, मुझे बराबरी का बनाओ, एंड एट द सेम टाइम ऑल्सो अक्नॉलेजिंग द जर्नी। से फॉर एग्जाम्पल, अगेन आई वुड से कि बचपन से मुझे बहुत लगता था कि अरे मैं फर्स्ट हूँ, मैं आगे हूँ, मैं बेहतर हूँ। और फिर एट सम स्टेज मैंने पीछे देखना शुरू किया और देखा यार मेरी स्टार्टिंग लाइन ही इससे 5 किलोमीटर आगे है, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने हम्म। शुरुआत ही इतनी आगे से की है, तो उसमें फर्स्ट सेकंड का, एक तो फर्स्ट सेकंड का मुद्दा भी थोड़ा छूट गया कि मैं क्या कंपेयर, क्या रेस क्या है ये, या एक हम्म। सफर है, रेस है या सफर है, बोला यार सफर है। और जो मेरे साथी है जब मैं उनको देखता हूँ तो मैं बोलता हूँ यार ये लोग तो और दूर से चल कर आ रहे हैं, और अब हम साथ मिल रहे हैं। और वो सफर जो है वो समझ पाना, देख पाना कि वो सफर क्या है, जैसे तुमने तुम्हारा सफर कहा, आई थिंक उस सफर को मैं बहुत देर बाद समझा कि हम्म। कितना लंबा और मुश्किल सफर होगा वो। और उससे फिर इंस्पायर होना शुरू हो गया कि हाँ यार ये यहाँ तक आया है, ये ज्यादा लंबा सफर करके आया है। और आई थिंक वो सब समझने में भी काफी वक्त लगा, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में भी आई डोंट थिंक ये सब इन मुद्दों पे ज्यादा बात हो पाती है। एक्सपीरियंशियल ही, आई थिंक लर्निंग लर्निंग एक्सपीरियंशियली ही हो पाती है। तो आई थिंक वही मैं खाली ये कहना चाहूंगा कि जिस पोजीशन से डायलॉग करना है
किसी प्रिविलेज मार्जिनलाइज के बीच में उस पोजीशन पे आने में भी वक्त लगता है, जो संतुलन हम्म, बनना, आई थिंक वो संतुलन आसान नहीं है। उसमें भी हम्म, ट्रायल एरर के बाद, और लाइक यू सेड कि जो तुम असर्शन कर रहे हो वो अटैक नहीं है, वो हम्म, एक टाइप का हम्म, फ्रस्ट्रेशन है, तो वो भी टू नॉट लुक एट इट लाइक एन अटैक बट टू से हाँ मतलब ये एक्सप्रेस कर रहा है, ये मुझे अटैक नहीं कर रहा है। आई थिंक तो हम्म, वो सब काफी सारे, अच्छा किया तुमने ये सब बताया भी, क्योंकि हो सकता है हमारे डायलॉग में भी ऐसे वक्त आए जहाँ हम इंटेंस हो जाए, बट आई थिंक जैसे तुमने शेयर किया, आई थिंक आई विल बी एबल टू रिसीव इट मोर एज एन असर्शन रादर देन हम्म, एज एन अटैक, आई थिंक। हाँ, और इसका एक और आई थिंक ये भी हो जाता है कि क्योंकि स्पेसेस इतने कम अवेलेबल होते हैं फॉर हम्म, मार्जिनलाइज टू एक्सप्रेस, तो जब वो फिर उस स्पेसेस में आते हैं तो एक सर्टेन इंटेंसिटी के साथ आते हैं, राइट? लाइक एक तो स्पेसेस इतने कम मिल रहे हम्म, हैं, तो जो स्पेस मिला है हाँ, उसमें आप पूरे इंटेंसिटी से अपनी बात रखोगे, जब आप उतनी इंटेंसिटी से रखोगे तो लोग भी यू नो द रिएक्शन, सो आई एम नॉट सेइंग किसी का फॉल्ट है, मैं खाली देख रहा हूँ किस तरह का सिस्टम है जिसको हम्म, हम ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम ये बातचीत कर पाए। और मेरा एक इंटेंट ये भी रहेगा कि इस तरह की बातचीतें और लोगों के बीच में भी हों। आई थिंक हम्म, इवेंचुअली तो उसी से बात आगे बढ़ेगी, जब जब ये बातचीतें हो पाए। तो आई थिंक ये कुछ मुद्दे मेरे जहन में आ रहे थे। और हाँ आई थिंक बिल्कुल। आई थिंक जो लोगों की दुनिया है ना, मतलब मार्जिनलाइज या नॉन मार्जिनलाइज, ये बहुत ही इस दुनिया को समझने का स्पेस, आपने सही बोला कि जल्दी बनता नहीं है, हम्म और हम्म बनाना पड़ता है। ऐसे नहीं बनेगा, नॉर्मली तो नहीं बनेगा, मतलब अपने आप तो नहीं बनता है, बनाना पड़ता है। और वो बनाने के लिए बहुत कम, मतलब एफर्ट हो रहे हैं या हुए हैं, या 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 सोशल सेक्टर में भी मैं देखता हूँ कि वो स्पेसेस बहुत कम हैं। तो इट्स ये अगर हम इस पे कुछ निकाल पाए, कुछ सोच पाए कि ये स्पेस और बन जाए और मजबूत हो जाए, तो मतलब बेहतर होगा। आई थिंक स्पेस को लेकर के मैं एक और चीज आना चाहता हूँ, जैसे कि एक जो डिबेट मार्जिनलाइज कम्युनिटी में बहुत चलता है, इस डिबेट पे हम लोग हमेशा इंगेज होते हैं, और इसी पे बटा हुआ है, मतलब एक्चुअली जो पूरा दलित मूवमेंट है इस पर भी बटा हुआ है, बहुत सोच नहीं है। तो जैसे एक मैं एग्जांपल लाऊंगा कि अगेन यू मस्ट बी नोइंग दैट पर्सन आल्सो। आभा जेऊरकर को जानते होंगे, आभा को जानते हैं? सेम आभा है कि नहीं पता नहीं, तो यही मान के चलो नहीं जानता हूँ। हाँ महाराष्ट्र आभा जेऊरकर, हाँ जो हाँ नहीं। पीएचडी एजुकेशन से कर रही है टिस से, और अच्छा एक्सपीरियंशियल एजुकेटर है वो, काफी अच्छा। लोग जानते हैं उनको, ठीक है। तो वो हमारे यहाँ एक साल काम करने के लिए मतलब आई थी, मुंबई से। शी इज फ्रॉम यूसी बर्कली, पढ़ाई वढ़ाई करके, वेरी प्रिविलेज बैकग्राउंड, बट शी चोज कि मैं एक साल आपके यहाँ काम करूंगी, और मैं काम करूंगी द मोस्ट मार्जिनलाइज कास्ट, विच इज मुसहर द रैट ईटर कम्युनिटी हियर इन पटना। मैंने कहा ठीक है, आइए करते हैं। एक्चुअली वी इवॉल्व लॉट ऑफ न्यू थिंग, न्यू स्पेसेस टुगेदर, बट एज शी वाज कमिंग फ्रॉम द प्रिविलेज बैकग्राउंड, उसको सबसे बड़ी टेंशन ये होती थी कि मतलब बहुत दिनों बाद मेरे पास वो लेके आई और बोली कि मैं कितना भी यूथ के साथ कनेक्ट होती जाती हूँ, मिलती हूँ, इतना डेडिकेटेडली काम करती हूँ, मतलब डेडिकेटेडली, मतलब गांव में रहना, और इतना प्रिविलेज बैकग्राउंड से आके, और लोग बोलते थे कि आप इंजीनियर हैं, आप यहाँ से, आप वहाँ से हैं, बहुत फिर यहाँ क्यों आए हैं, इस तरह से वो कोशिश करती थी कि मैं जुड़ जाऊं इनके साथ, मैं भी इस आंदोलन को काम करूं, मैं इस आंदोलन को हम्म। मतलब इसमें जुड़ जाऊं, कुछ करूं। लेकिन जुड़ती नहीं थी। तो एक दिन मेरे पास आया और मुझे बोला कि अ, देखो, मैं मुझे लग रहा है कि 6 महीने हो गए, लेकिन आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट विथ यूथ हियर, दो आई एम हम्म डूइंग अ लॉट, बट आई एम नॉट फाइंडिंग दैट दैट स्पेस, कि वो लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो मैंने उसको बोला कि क्यों नहीं एक्सपेक्ट, आप क्या लगता है क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? तो बोली मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ, उनके घरों में रहती हूँ, उनके साथ खाना खाती हूँ, उनकी कभी मैंने उनको मतलब दूसरी नजर से नहीं देखा, मैं अपने आप को मतलब उनके बराबर ले जाके करती हम्म। हूँ। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप और आपने अपनी जाति बताई है उनको? तो उन्होंने बोला कि उसकी जरूरत नहीं पड़ी, मुझे इनकी हम्म जाति पता है। मैंने कहा हम्म कि एक बार बता के देखो, शायद रिस्पॉन्स बदल जाए। और
और ज्यादा जुड़ जाए लोग, तो एक तो पहले बताओ जाके कि मैं हूँ हम्म यहाँ से, मैं ब्राह्मण हूँ और मैं ब्राह्मणिज्म के खिलाफ लड़ रही हूँ, ये बोल के तो देखो। हम्म हम्म उसने वो चेंज किया। उसके बाद वो हर मीटिंग में यही बोलती थी कि मैं इस समुदाय से आती हूँ और मैं इसी समुदाय के खिलाफ जो 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 लड़ाई है मैं लड़ रही हूँ, मतलब मैं हम्म अपने समुदाय के खिलाफ लड़ रही हम्म हूँ। और ये पॉइंट पे जब उसने ये बताना शुरू किया, तो उसकी रिस्पेक्ट लोगों में और ज्यादा बढ़ती चली गई और एक्सेप्टेंस बढ़ती चली, क्योंकि लोग बोलने लगे कि यार हमें एक अलाई मिल गया ना उधर से। हम्म तो अलाई बन गई वो, और हम्म अलाई बन हम्म गई उसके बाद से आज तक शी इज गॉन आउट, 3-4 इयर्स हो गया, लेकिन आज तक गांव के सारे यूथ व्हाट्सएप पे उससे कनेक्टेड है लवली लवली। और तो अपने जीवन अलाइशिप की। बहुत बड़ा भाग है आई थिंक इसका। हाँ, तो अलाइज बन गई हूँ, अलाइज बन गई कि आप यहाँ लड़ रहे हो, मैं अपने स्पेस में लड़ूंगी और और मैं जहाँ सॉलिडारिटी रहूंगी हो वहां गई, लड़ूंगी, हाँ। सॉलिडारिटी बिल्ड करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी आपकी लड़ाई आप ही लड़ोगे, मेरी लड़ाई ये है कि मैं अपने स्पेस में करूं। और ये जरूरी भी था, क्योंकि दूसरा सवाल उसका ये था कि सत्या ऐसा क्यों होता है कि मैं यहाँ पे जाति के खिलाफ बोल लेती हूँ। कुछ दिन बाद एक और सवाल आया फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है, कि मैं यहाँ लड़ लेती हूँ, यहाँ बोल लेती हूँ, लेकिन मैं जब अपनी स्पेस में जाती हूँ, मुंबई या अपने फ्रेंड सर्किल में बैठती हूँ ना, तो वो बोलते हैं उल्टा पुल्टा, ऐसी बातें बोल देते हैं जाति के खिलाफ या कोई बात, तो मुझे बड़ा बुरा लगता है, लेकिन मैं बोल नहीं पाती। मुझे लगता है कि यहाँ नहीं बोल सकते, क्योंकि फिर वो हम्म दोस्ती टूट जाएगी, या वहां पे वो लोग हम मुझे ही आउटकास्ट कर देंगे कि क्या तुम बोल रही हो, तुम हमारी तरह नहीं सोचती हो। तो उसको डर था। तो मैंने कहा कि देखो, जिस दिन तुमने ये विजय प्राप्त कर लिया कि जो बात तुम यहाँ कर रही वही बात हम्म तुम अपने घर में डाइनिंग टेबल पे करने लगोगी, समझो कि तुम्हारा जीवन बदल गया और हम्म तुमने वो विजय पा लिया। तुम उस आंदोलन के साथ हो और तुम रहोगी। हम्म तुम्हारा वो माइलस्टोन हो जाएगा लाइफ का कि मैं उसको कवर कर चुकी हूँ, वरना यू लिव इन दिस डुअलशिप कि यहाँ ठीक हूँ, वहाँ ठीक नहीं, वहाँ ठीक हूँ। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट दो एग्जाम्पल मेरे पास है। और दलित हम्म मूवमेंट में यही चल रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि दलित कम्युनिटी पे काम करने के लिए दलित कम्युनिटी कर रही है ना, तो बाकी लोग जो आ रहे हैं कह रहे हैं कि दलित मूवमेंट का हिस्सा बनना है या मार्शल के साथ जुड़ना है, वो अपनी स्पेस को ठीक करे ना, वो अपने करेक्ट स्पेस को मजबूत करे। वो करेक्ट हमारे पास करेक्ट क्यों आ रहा है? एक तो करेक्ट। ये डिबेट चलता है। तो मेरे यहाँ जैसे कल ये कोई अगर नॉन दलित या नॉन मार्जिनलाइज काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो ये सवाल हमेशा आते हैं कि क्यों, कि वो यहाँ क्यों हमारे कर पास रहे हो? क्यों, यहाँ करेक्ट। क्यों कर रहे हैं। तो एक आता है और वो वापस जाके करेंगे कि नहीं। तो एक डिबेट यहाँ पे ये चल रहा है कि क्या दलित कम्युनिटी को अपने साथ ही काम करना चाहिए अपनी कम्युनिटी में, या दूसरों के साथ भी जुड़ना चाहिए। नहीं तो एक ग्रुप बिल्कुल बोलता है नहीं, हमें जुड़ना ही नहीं चाहिए, वो उनका प्रॉब्लम है, वो उनका चैलेंज है, उनकी जाति का प्रॉब्लम है, वो प्रिविलेज है या जो भी है वो उनका प्रॉब्लम है, लेट देम डील विद देयर ओन प्रॉब्लम। We have our enough problem to deal with our own community. Let's deal हम्म our own problem. No relationship. कुछ नहीं बनेगा, कोई स्पेस नहीं बनेगा। एक दूसरा ग्रुप, या फिर मैं बोलूं कि बहुत कम लोगों का ग्रुप है जो ये कह रहा है कि नहीं, आभा जैसे लोग हैं या अभिषेक जैसे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, अलाइज बनाने की जरूरत है, अलाइज क्रिएट करो तभी आंदोलन बढ़ेगा। और हम्म ये हम्म अलाइज कैसे बनेंगे, उसके ऊपर मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो हम्म ये हम्म अलाइज बनाने का जो प्रक्रिया है ना, ये मैं इसमें बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि मेरा आंदोलन तो मैं कर ही लूंगा कभी ना कभी, लेकिन मेरा एक और रोल भी है कि अलाइज बिल्ड करते रहिए, ताकि वो अपने स्पेस में इसकी लड़ाई को लड़ेंगे, कि वहां जो भी मार्जिनलाइज आएगा या marginalized की बात होगी, तो वो जहां भी रहेंगे अपनी बात को करेंगे। तो ये डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाइस नाइस। होल्ड करना पड़ता है। और ये डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी दलित आंदोलन में, चाहे आदिवासी आंदोलन में, चाहे कहीं भी बहुत कम लोग कर पा रहे हैं। डुअल मतलब दो जिम्मेदारी क्यों ले, एक जिम्मेदारी समझ बहुत, गया, हाँ तो हाँ वो हाँ। डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मामला होता है। एंड आई बिलीव, आई होप कि ये डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉन मार्जिनलाइज भी ले। डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेंस कि आपको सब एलाई बने और अपने खुद के ग्रुप में भी स्ट्रेंथन करे। स्ट्रेंथन करे, तो हाँ दो जिम्मेदारी ले, तो बढ़िया बढ़िया। फिर डबल काम होगा, मेहनत होगा, लेकिन मजा आएगा उसमें। हाँ बढ़िया।
तो एक प्रश्न ये आ रहा है सत्या के एलाइज से क्या अपेक्षा होती है, जो मार्जिनलाइज्ड की एलाइज से क्या अपेक्षा है कि क्या करे, क्योंकि कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि कितना इन्वॉल्व हो, कितना दूर बैठे, बाहर बैठे, सर्कल के अंदर बैठे, कितना सुने कितना न सुने, कहाँ तक आगे बढ़े, क्या ये ट्रस्ट करें कि वो लोग हमें जहाँ बुलाना है बुला लेंगे, जहाँ रोकना है रोक देंगे, क्या मतलब एज एन एलाई क्या हम्म अपेक्षाएं हैं, किस तरह का एलाई विल स्ट्रेंथन योर मूवमेंट द बेस्ट। हम्म। देखिए, अगेन एक्सपीरियंशियल है सब कुछ, तो एक्सपीरियंस पे ही आऊंगा मैं कि ये एक हाउ डू आई से इट, like again I'll bring a gender wala example here which I have experienced like in that way. So again Abha, I'm bringing name again because she is there. तो एक बार ऐसा हुआ कि I know that कि Dalit women faces lot of problem and things like that, वो मुझे मुझे knowledge है। तो एक स्पेस में ऐसा हुआ कि मैं मतलब एक लड़की हमारे ग्रुप से ही वो कहीं मतलब she was asserting in her family and then she was facing lot of problem and asserting and she run away from the home and things like that। तो वो इशू मेरे पास मुझे पता था और मैं अपना जो कास्ट वाला एक्सक्लूजन एंगल है उससे देख रहा था कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। मेरे पास जेंडर एंगल मिल नहीं रहा था। ठीक है। तो तो आभा और मेरी लड़ाई हो गई। लड़ाई ये हो गई हम्म कि वो मेरे को बोली कि अ, तुम बहुत इंसेंसिटिव हो गए हो उस केस हम्म को लेकर के और तुम बहुत ज्यादा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जुड़ सकती। हम्म तो and she kept bringing issues of that girl which was actually affecting the entire organization। और हम्म पूरा ऑर्गेनाइजेशन और पूरा काम और सब कुछ अफेक्ट हो रहा था। मेरा मेंटल भी परेशान हो गया था मैं कि मतलब मुझे करना है काम, मुझे पता है उस पे करना है, लेकिन इतना ज्यादा एसर्शन क्यों इस जेंडर फ्रेम को लेकर के। हम्म इतना ज्यादा एसर्शन हुआ कि मैं उससे लड़ाई कर लिया। मैंने बोला सी आई डोंट थिंक यू कैन सेव दिस स्पेस, यू कैन लीव नाउ, आई विल सी हाउ आई हैंडल इट, आई विल टेक हम्म माय ओन टाइम बिकॉज मुझे भी उसको मेंटली पहले सीखना है और उसे करना है। तो अलाइज का मतलब वहां पे हमारी नॉन अलाइनमेंट हो गई थी। नॉन अलाइनमेंट इस पे हो गई कि मैं अपनी गति और अपने सीखने के स्तर को अ, अपनी पेस से लेके जाऊंगा। ठीक है। सो अपनी पेस पे आऊंगा मैं। तो मान लीजिए कि मैं पेट्रियार्कल हूँ, मुझे पता है, लेकिन मैंने कास्ट वाला फ्रेम पे काम किया है, पेट्रियार्कल फ्रेम पे दोबारा काम करूंगा। ऐसे मैं स्टेप्स बनाता हूँ और स्टेप बना वही इशू और वही जेंडर फ्रेम उसके जाने के बाद मैंने इतना स्ट्रांगली उसको सोचा, उस पे काम किया, 6 महीने साल भर लगे मेरे को, लेकिन आज वो फ्रेम बहुत मजबूत कर लिया मैंने। लेकिन मुझे हम्म टाइम चाहिए था, मुझे टाइम चाहिए राइट। था उस चीज गति, को लेने के लिए। हाँ, तो वो तो गति गति अलग मैं अलग। तुम्हारे, तो नॉन मार्जिनलाइज की प्रॉब्लम क्या है कि उनके पास इतनी प्रिविलेज है कि उनकी गति बहुत तेज है, वो बहुत तेजी बहुत से आए, बढ़िया, यस यस। लेकिन वो गति में मैं नहीं आ पाऊंगा आपके साथ। आपकी लैंग्वेज अलग हो सकती है, आपके फ्रेम हम्म अलग हो सकते हैं, और मैं उस फ्रेम को और उस गति को पेस पे नहीं आ सकता हूँ जल्दी। तो मुझे वो समय देना होगा, मुझे वो समय देना होगा, मैं करूंगा। बढ़िया। मैं ये ऐसा तो जो अलाई होंगे उनसे ये एक एक्सपेक्टेशन रहती है। दूसरी एक्सपेक्टेशन ये ये लेकिन मैं रहती है। जस्ट बिफोर दूसरी, आई थिंक सत्या, मैं रीअफर्म करना चाहूंगा कि आई थिंक तुमने बहुत गहरी बात कही है यहाँ पे। हम्म गति की जो बात तुमने कही है, आई थिंक वो बहुत, केवल कास्ट नहीं, अक्रॉस मार्जिनलाइजेशन, आई थिंक गति एक हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। जस्ट वांट टू एक्नॉलेज इट्स अ वेरी डीप इनसाइट। यस। तो तो लवली। उसमें क्या होता है ना कि अगर गति नहीं समझेंगे ना, अब जैसे मान लीजिए कि अभी एक और लड़ाई चल रही थी उसी तरह से कि दलित मैन आर पेट्रियार्कल, ये वो ऐसे वैसे चलता रहता है। लेकिन दलित मैन से पूछो तो कि वो गति उसकी कितनी है, वो कहाँ पे, अभी 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 ब्लेम मत करो, अभी उसकी प्रोसेस को समझो कि हम्म वो एक्चुअली पेट्रियार्कल है कि नहीं, उस पर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, करेगा हम्म वो। तो वो हम्म एक इशू रहता है हमेशा, तो वो गति का चल। दूसरा है कि एक्सपोजर का। जैसे मान लीजिए कि मेरा जो
जो अलाई मेरे पास आ रहा है या आ रही है या मैं अलाई बना रहा हूँ, तो मैं ये एज्यूम करता हूँ कि देयर विल बी कॉन्क्रीट कंट्रीब्यूशन. It can't be that it can't be a point of research or it can't be a point of learning. You learn from me only. That doesn't make sense to me. I mean, as a marginalized community person, मुझे ये हम्म हमेशा लगेगा कि मैं, मतलब होता है ना कि आई एम द सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च. तो मैं तो हम्म सीख रहा हूँ, मुझे तो बहुत सीखने को मिल रहा है. अगला पर्सन भी बोल रहा है मैं भी सीख रहा हूँ, लेकिन आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? हम्म कॉन्क्रीट कंट्रीब्यूशन बताइए ना. वो हम्म कॉन्क्रीट कंट्रीब्यूशन का फ्रेम जब तक नहीं दिखेगा ना, तब तक मैं अलाई बना ही नहीं पाता.